ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं और मेरे दो बेहतरीन साथी शिव नारायण राजपुरोहित और अवधेश कुमार इस स्टूडियो में मौजूद हैं और हम हफ्ते की इन लोगों की बेहतरीन रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कुंभ का आखिरी दिन है और आज हम 26 फरवरी को यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी दिन के 12 बजे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधेश जी से ही। अवधेश जी की जो स्टोरी है उसका हेडलाइन है संभल से पलायन का फैक्ट चेक, क्या इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स ने भ्रामक खबर छापी। संभल के बारे में आपको पता होगा, नवंबर महीने में वहाँ पर शाही जामा मस्जिद पर सर्वे की गई टीम, जब एक टीम सर्वे करने गई तो वहाँ पर एक वायलेंस हो गया पुलिस के बीच, स्थानीय लोगों के बीच, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों का कहना था कि इनकी मौत पुलिस के गोली लगने से हुई है, जबकि पुलिस ने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया था। उस वायलेंस के बाद लगातार संभल से इस तरह की खबरें आ रही हैं और संभल तब से न्यूज़ में बना हुआ है। हालिया जो खबर थी इंडियन एक्सप्रेस की और हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें ये बताया गया कि पुलिस का जो क्रैकडाउन है उसकी वजह से वहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया कि 1000 घरों पर ताला लग चुका है और लोग पलायन कर चुके हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी कि 300 घर के लोग पलायन कर चुके हैं और उन घरों में 1000 लोग रहते थे जो पलायन कर गए। इन दोनों बातों की हमारे अवधेश संभल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं डे 1 से। इनकी संभल की रिपोर्ट भी आई थी वायलेंस के दौरान भी और उसके बाद भी लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। अब जो अवधेश की ये स्टोरी आई है इसमें यह बात ये बता रहे हैं कि जो खबर छापी गई है इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदुस्तान टाइम्स में यह भ्रामक है, यानी कि जो दावा किया गया है उस खबर में वह सच ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अवधेश जी, पहले आपसे ही बात करते हैं कि ये दावा कितना सही है, आपने ग्राउंड पर क्या देखा और ये आइडिया कैसे आया कि इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मेन स्ट्रीम के इतने बड़े अखबार, क्रेडिबल अखबार हैं, ये अगर कुछ छापते हैं तो उसके बाद कैसे ये डाउट आया कि ऐसा नहीं हो सकता है। शुक्रिया अनमोल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब मैं वहाँ रिपोर्ट करने गया था तो मतलब ये दिमाग में नहीं चल रहा था कि ये रिपोर्ट करनी है मुझे। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, जब मैं जा रहा था, जब ये खबर पब्लिश हुई तो तब मेरे दिमाग में आया कि यार 1000 लोग बड़ी संख्या है और संभल से पलायन होना, घरों के बाहर ताले लगना। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे ये भी देख लेना चाहिए कि क्या वाकई इन घरों पर ताला लगा है या नहीं लगा है, या वाकई 1000 लोग वहाँ से पलायन कर गए। तो मैं जब ऐसे ही घूम रहा था रेंडमली अपनी किसी और स्टोरी के लिए जो आने वाली है, तो जब मैं घूम रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि मतलब लोगों से मैंने पूछा तो बोले यार ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। तो उन इलाकों में मैं भी गया जैसे इन खबरों में जिक्र किया गया है नखासा तिराहा, दीपा सराय, हिंदू खेड़ा, कोटवर्गी। तो इन 4 इलाकों का जिक्र किया गया कि यहाँ से 1000 लोगों का पलायन हुआ है। तो मैं इन इलाकों में जब गया तो वहाँ के लोग भी मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो बड़ी ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स इस देश के मतलब रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है दोनों। लेकिन वो उसके साथ फोटो भी छपी थी। हाँ वही तो उन दोनों अखबारों में 3 घर का जिक्र किया गया, 2 की फोटो छपी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि यार इन दोनों घर को खोज लिया जाए कि ये घर कहाँ है। तो हालांकि बड़ी कोशिश के बाद मैं कई किलोमीटर तक पैदल चला, लोगों को दिखाता रहा ये तस्वीर कि ये तस्वीर आपने देखी है, ये घर देखा है आपने, घर देखा। तो बोले यार देखा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा है। फाइनली मैंने वो घर ढूंढ निकाला, खोजा। तो मतलब मैं उस घर में जब पहुंचा तो मैं मैच कर रहा था तो इत्तेफाक से उसका ओनर घर के दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये घर यही है क्या? बोले हाँ यार ये तो हमारा ही घर है, ये अखबार में कैसे छपा है? तो मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे खबर है, 1000 लोग पलायन कर गए, उसमें आपका घर भी शामिल है। तेरा भाई वो तो एकदम लड़का हैरान रह गया, कैसा कैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा घर तो, मैं तो यहीं रहता हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर, मैं तो वकालत की डिग्री लेने वाला हूँ कुछ दिन में। तो वो खुद हैरान रह गया, मतलब उन्होंने जब मुझे बताई पूरी कहानी कि यार मेरा तो ये दरवाज़ा है और मतलब ये दुकान है, यहाँ से भी एंट्री है, आप पूरे इलाके में पूछ लीजिए, CCTV यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इनमें चेक करवा लीजिए अगर मैं एक दिन के लिए भी घर छोड़ के गए हूँ तो। फैमिली के साथ रहते हैं वहाँ पे, उनका परिवार? हाँ वो पूरा मतलब उसके मम्मी पापा नहीं है, वो लड़का है, उसकी 2 बहनें हैं, तो वो उसी घर में रहते हैं। उसकी दुकान है, तब मैं गया था दुकान भी खुली हुई थी, अपनी हमारी स्टोरी में है। उसकी 2 बहनें हैं घर में, और वो बोल रहा था कि कभी कभी मतलब
जाहिर सी बात है, कोई भी कहीं बाहर जाएगा तो ताला लगा देता है एक दिन के लिए नहीं, मतलब वो बोल रहा था कि कई बार मैं जैसे कॉलेज जाता हूँ तो 2 बहनें घर में रहती है, तो ये वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं हम, दूसरा दुकान वाला भी हमारा रास्ता है। तो मैं बेसिकली कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर ताला कभी लगा ही नहीं, कि कभी 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन भी ताला लगा हो कंटिन्यू, ऐसा है ही नहीं। बोले हाँ ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कोई मार्केट जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, किसी शादी विवाह में जा रहा है, तो बात अलग है, ताला लगा दिया, वो लग जाते हैं ऐसे। तो ये बड़ा अजीब था। अब पता नहीं कैसे वो बंद ताले का फोटो छाप भी दिया अखबार ने, क्यों क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। इसके बाद मैं दूसरे घर पहुंचा, तो जब मैं उस घर पे पहुंचा तो उस समय उस घर के मालिक नहीं थे, दरवाजा लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। मैंने मैच किया कि यार हाँ दरवाजा तो यही है। तो मैंने उनके पड़ोसियों को पूछा, पड़ोसियों से पूछा कि भाई ये घर तो यही है। बोले हाँ। तो उनके यहाँ से क्या ये लोग चले गए क्या? ऐसा ऐसा खबर छपी है कि पलायन हो गया, घरों के बाहर ताले लगे। तो वो कह रहे थे, बोले भाई साहब हमने तो इनको कल ही देखा है, ये तो हमें बता के गए कि मुरादाबाद जो है शादी में गए जा रहे हैं, तो ये किसने ऐसे छाप दिया? तो ये तो बहुत गलत है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनके घर में कोई ऐसा है जो जिनका हिंसा में कुछ लेना देना रहा हो या पुलिस ने किसी को आरोपी बनाया हो? बोला ऐसा कोई है ही नहीं, इनके बच्चे यहाँ रहते ही नहीं है। बोले एक माँ है, एक बेटी है। बोले इसके अलावा इनके फादर हैं, वो भी गुजर चुके हैं, तो माँ बेटी यहाँ रहते हैं, और इसके अलावा कोई परिवार का है ही नहीं जो रहता ही नहीं है यहाँ। इनके जो बच्चे हैं वो बहुत पहले से बाहर टैक्सी और गाड़ियाँ चलाते हैं, वो संभल में रहते ही नहीं, उनको लोग भी कम जानते हैं। आप हैरानी वाली बात है कि 2 तस्वीरें इस देश के मतलब प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने छापी और बताया कि ये लोग जो है यहाँ से पलायन कर गए हैं। और जब मैं ग्राउंड पे गया तो मैंने देखा कि वो दोनों फैमिली, अच्छा इत्तेफाक से उसके बाद मैं दोबारा गया उस घर में तो फैमिली आ चुकी थी। तो शाहाना नाम था उनका, उस महिला, जब मैं उस गली में गया तो वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। अच्छा, ये जो फोटो आपने स्टोरी में लगाई, हाँ, वो दरवाजे के अंदर हैं और आप बाहर खड़े? हाँ बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि आप यहीं रहती हैं, ये आपका ही घर है? कह रही हाँ भाई ये तो हमारे घर है। तो मैंने कहा हमसे बात करेंगी, मैं मीडिया से हूँ। तो उनकी बेटी ने हालांकि मना किया कि नहीं बात नहीं करनी हमको किसी से, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं, मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं, अभी भी बहुत खराब स्थिति है वहाँ। फिर भी उस महिला ने हिम्मत की, बोले नहीं बेटा बात कर लेते हैं। तो मैंने पूछा कि आपको पता है कि आपके घर के दरवाजे की तस्वीर जो है वो अखबारों में छपी है, मीडिया? तो कह रही हाँ, हम शादी में गए हुए थे मुरादाबाद, जब हम यहाँ आए तो हमें हमारे पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हें तो मीडिया खोज रही है और तुम्हारे घर तो यहाँ से पलायन कर गया। हालांकि हमने बताया उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोली कि हमने वो वीडियो भी देखा। बोले हमें तो बहुत हंसी आई, बहुत देर तक तो हम हंसते ही रहे कि भाई हम शादी में क्या चले गए, हमारा पलायन ही कर दिया यहाँ से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर मैं एसपी से भी मिला, जो कृष्ण कुमार विश्नोई हैं। तो उनके पास जब मैं गया तो उनसे भी मैंने सवाल किया कि असल में क्या है कि इन दोनों खबरों में ही एसपी की बाइट भी है, कोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि 1000 लोगों का पलायन हुआ है। अच्छा, एसपी का कोर्ट है, उसमें कोर्ट है। तो मैंने उनसे पूछा एसपी से क्या ऐसा कुछ है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों के घर के बाहर ताला लग गया है या लोग पलायन कर रहे हैं। हो सकता है इनमें वो लोग, कुछ लोग वो शामिल हों जो हिंसा में शामिल थे, क्योंकि जो हिंसा में शामिल लोग थे उनकी मतलब वो 1000-2000 से ऊपर लोग थे। 2700 तो अज्ञात ही हैं जिनकी ये FIR में अज्ञात करके लिखा गया है। तो हो सकता है उनमें से 1-2 लोग गए हैं, लेकिन बाकी वो लोग तो फरार हैं ही, जिनको हम ढूंढ रहे हैं पुलिस। लेकिन ताला किसी के घर में नहीं लगा, ना पलायन जैसी कोई नाम की बात है। तो फिर उन्होंने कैसे डाल दिया? तो मैंने उनको वही कहा कि आपका तो कोर्ट है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेपरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे खबर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पलायन नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं हुई है। तो अवधेश जी, इस पर आगे हम आपकी स्टोरी पर और बात करते हैं विस्तार से। चलते हैं शिव की तरफ। शिव की स्टोरी महाकुंभ से रिलेटेड है और महाकुंभ का आज आखिरी दिन है और इस दौरान काफ़ी कुछ हुआ। एक तरफ सरकारी दावे हैं तो दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इस दौरान तमाम सरकारी दावे हुए कि 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड संगम पर गया और कई मायनों में वो हमें देखने को मिला कि वो क्राउड सरकार संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से पहले संगम में भगदड़ मचा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मचा। इसके अलावा पूरे कुंभ के दौरान अगर आप देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनों में आप देखेंगे कि किस तरह से लोग कस कर जा रहे हैं। कहीं ट्रेनों के लोग कांच तोड़ रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग गया था कि एक होड़ मच गई है सबको कुंभ जाने की। और वहाँ जाने पर उस तरह के जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी प्रयागराज में, वो एक बड़ी समस्या थी।
जो भगदड़ के आंकड़े थे उस पर भी हमारी रिपोर्ट है। बसंत कुमार ने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए रिपोर्ट की है कि जो प्रयागराज में मौत हुई थी उसको लेकर सरकार, यूपी सरकार का कहना था कि 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। वो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी बसंत कुमार ने ग्राउंड से जाकर पड़ताल की थी, यानी कि सरकार भी झूठ बोल रही है। और यहाँ तक कि अभी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि महाकुंभ में जिसने जिस नज़र से देखा उसको वो दिखा। किसी को लाशें नज़र आई, किसी को पावन पर्व नज़र आया, किसी को वहाँ पर श्रद्धालु नज़र आए। तो लाइक उन्होंने इसको एक निगेटिविटी बोला कि मौत हो जाना या इस पर बात करना एक निगेटिव बात है, उनका ये इशारा था। ऐसे ही यहाँ पर न्यू दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ। तो कहावत चिल्ला के आपने झूठ फैलाया, झूठ बोला है आपने कुंभ के बारे में। हाँ, और बवाल हुआ था उस पर। तो योगी जी का अपना है, अब वही है, मीडिया फैक्ट चेक करता नहीं, कोई सवाल पूछता नहीं, तो जो उनको लगता है जो बोल रहे हैं वही सही है। पर हम लोग फैक्ट लेकर आए। स्टैम्पीड जो दिल्ली का हुआ था उसको भी हमने कवर किया था। मैं था, शिव भी थे हमारे साथ, उसको हमने कवर किया। जो न्यू दिल्ली का भगदड़ था उसमें भी यही हुआ कि जब भगदड़ हुई तो पहले रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये अफवाह है, भगदड़ हुई ही नहीं है। फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ट्वीट आता है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मौत हुई है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो ट्वीट एडिट हो जाता है। ठीक है। और फिर रेल मिनिस्टर का ट्वीट आता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर बाद में जब LNJP हॉस्पिटल पे मैं पहुंचा और वहाँ पर अब मुझे पता चला कि 15 लोगों की मौत हो गई, तो हमने तुरंत रात में ही उस समय एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको डाला कि यहाँ पर 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उसके बाद भी 15 के बाद भी आंकड़े सही से नहीं आ रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि मौतों का आंकड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है। तो रात में ही हम लोग, फिर मैं था और भी रिपोर्टर साथी थे अलग ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम लोग गए वहाँ पर लेडी हार्डिन में जब हम गए वहाँ के मॉर्चरी में गए तो वहाँ हमने कंफर्म किया कि 3 डेथ वहाँ पर और हुई है। तो ऑफिशियल फिगर आने से पहले हमको पता चल चुका था कि डेथ 18 हुई है या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 18 तक का हमें कंफर्मेशन था। तो हमने वो न्यूज़ भी ब्रेक कर दिया कि जैसा हमने काउंट किया है 18 है, 15 नहीं है, 15 से ज़्यादा है। फिर बाद में वो जो सरकारी आंकड़ा आया वो भी 18 अपडेट होकर आया। तो इस दौरान रात में तो मैं कवर कर रहा था, फिर दिन में हमारी शिफ्ट चेंज हो गई। उसके आगे से शिव ने फॉलो अप किया था। शिव के साथ हमारी साथी दृष्टि थी, सुमेधा थी, 3 लोगों ने फॉलो अप किया था। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली थी न्यू दिल्ली वाले भगदड़ में कि एक तरफ लाशें मोर्चरी से निकाली जा रही हैं और लोग अपने शोक में हैं, जिनके घर की किसी की मौत हुई है वो बॉडी लेने जा रहे हैं, और रेलवे वहाँ पर उनको कैश में कंपनसेशन दे रहा है। क्या है ये पूरी कहानी? इस पूरी कहानी को शिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, और ये कैसे गलत है, ये कितना सही है, इसको ज़रा बताइए। हम पहले तो कुछ और कर रहे थे कि रिक्रिएशन की ये घटना कैसे हुई, रेलवे स्टेशन पे जाके कि क्या कारण थे। ये लगभग आ गया था, उसी दिन आ गया था, मतलब नेक्स्ट डे सैटरडे को ये रात को घटना हुई और संडे को था कि प्लेटफॉर्म का कोई ट्रेन आने वाली थी। प्रयागराज स्पेशल था, प्रयागराज के लिए कई ट्रेनें थी, तो इस कारण से वो अनाउंसमेंट में प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हुआ। इस कारण से लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। उस दौरान ये भगदड़ हुई। ये लगभग आ चुका था, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि RPF का क्या रोल है उसमें, GRP का क्या रोल है उसमें। बट अराउंड 5 o'clock हम सुबह 11 बजे पहुँचे थे, मैं, सुमेधा और दृष्टि। हम सीधे LNJP गए थे और वहाँ पे मोर्चरी के पास भी गए थे। मोर्चरी उसके बैक साइड में है, थोड़ा आई थिंक 300 मीटर की दूरी पे है मेन हॉस्पिटल से। तो दृष्टि मोर्चरी के पास थी। मैंने कहा दृष्टि तुम यहाँ रहो, मैं LNJP इमरजेंसी में जाता हूँ जहाँ पे आई विटनेसेस हैं जो इंजर्ड लोग थे। तो मैं LNJP इमरजेंसी वार्ड में गया था। हालांकि मीडिया का बहुत मुश्किल था वहाँ जाना, एक्सेस रोक दिया गया था। ये एक नया जर्नलिज्म में ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे करना, जो नॉर्मल चीज़ें होती थी 5 साल पहले तक या कुछ साल पहले तक, कि आप कोई इंजर्ड हुआ है, कोई भगदड़ मची है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों से मिल सकते हैं। आपने बताया अपने वीडियो रिपोर्ट में कि कैसे पुलिस ने पूरा बैरिकेड कर दिया था पूरा हॉस्पिटल। ये तो पहली बार मैं खुद विटनेस कर रहा था। पहली बार हो रहा है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल इंसिडेंट है, मतलब रिपोर्टर्स के लिए एक इंसिडेंट है जिसको कवर करना है। जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके आधार पे आप रिपोर्ट देंगे।
लेकिन जब आपके पास एक्सेस ही नहीं है नॉर्मल लोगों से बात करने का ही, तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो फिर मोर्चरी पे दृष्टि थी, सुमेधा और मैं इमरजेंसी वार्ड में थे। वहाँ पे लोगों ने पूछा क्या आप कौन हैं? हमने कहा कि हमारे कुछ हमने देखा कि बाकी के मीडिया प्रोफेशनल्स को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हमने कहा कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं अंदर, इंजर्ड हैं, तो उनसे मिलना है। तो इस प्रकार से हम अंदर घुसे और फिर दृष्टि, मैं मोर्चरी में भी था थोड़े से टाइम के लिए। मोर्चरी भी लगभग खाली हो चुकी थी और हमें लगा कि ये इतने सारे, मतलब 18 लोग मरे हैं और 15 लोग के लगभग घायल हो चुके हैं और मोर्चरी में कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब सबके सब लोगों को 11-12 बजे तक सबके सब लोग जा चुके थे वहाँ से अपने बॉडीज़ को लेके। तो हम लोगों से बात कर रहे थे। 5 बजे तक किसी ने हमसे एक फ़ोटो शेयर किया। उसमें एक रेलवे के ऑफिशियल हैं और एक महिला है, विक्टिम महिला है, उनके कोई रिलेटिव हैं जो कैश ले रहे हैं। सो टेबल है और टेबल पे काफ़ी कैश रखा हुआ है और सब कुछ साइन करवा रहे हैं। फिर हमें वो फ़ोटो मिली थी LNJP से किसी से। फिर वो फ़ोटो सुमेधा को मिली थी। फिर हम लेडी हार्डिंग गए। लेडी हार्डिंग में हम पता लगा कि कुछ लोग वहाँ पे इंजर्ड हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं। कांटेक्ट मिला तो हम एक बंदे से मिले, तो उनको फ़ोटो दिखाया कि आपको भी ऐसा पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे अंकल हैं। तो एक कोइंसिडेंस था कि हमें एक फ़ोटो का कंफर्मेशन हो गया कि ये फ़ोटो वास्तविक है या नहीं है, कहाँ की फ़ोटो। उन्होंने कहा ये लेडी हार्डिंग की फ़ोटो है, मेरे अंकल जिनकी बेटी का देहांत हो गया था। 24 साल की थी वो, इफ़ आई एम करेक्ट। हाँ, उनके अंकल का नाम प्रभु शाह था और बिहार से थे वो। तो उन्होंने कहा कि इनको तो 4 बजे सुबह कैश मिला है 10 लाख रुपए और हाथों हाथ उनको बॉडी दी गई और 10 लाख रुपए हाथों हाथ दिए रेलवे की तरफ से जो कॉम्पनसेशन एक्स ग्रेशिया बोलते हैं वो मिला उनको। तब 5 बजे से हमने स्टार्ट किया कि अरे ये भी एक है कि रेलवे ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट है इतनी फुर्ती में क्यों है कि सबको पैसा दे के भेज रही है अर्ली मॉर्निंग ही। मतलब 12 बजे तक तो सब कुछ ख़त्म हो गया था कि कोई था भी नहीं, किसी से मिल भी नहीं सकते थे। सारी बॉडीज रिलेटिव्स फैमिलीज ले जा चुकी थी। रेलवे ने अनाउंस किया था कि जो मर चुके हैं उनके फैमिली को 10 लाख रुपए देंगे और जो ग्रीवियसली इंजर्ड है उनको 2.5 लाख रुपीज़ देंगे और जो जिनको इंजरी कम है उनको 1 लाख रुपए देंगे एक्स ग्रेशिया के तौर पे, मुआवजे के तौर पे। तो फिर हमारे पास लिस्ट था जिनका देहांत हुआ था और जो इंजर्ड थे उनको हमने फिर 7-8 बजे कॉल करना स्टार्ट किया। कि पहले तो प्रभु शाह को कॉल किया, तो वो बॉडी ले जा रहे थे मोतीहारी अपनी बेटी का। तो उन्होंने कहा कि अभी तो पहुँचे। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं। तो हमने जो भी जितने भी 18 फैमिलीज से उनके सब कांटेक्ट किया। तो जो कॉल उठाया उनसे बात किया मिला है या नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम मिला है। फिर हमने नियमों को देखा कि नियम क्या बोलते हैं। नियम में लिखा है कि 2022 का गाइडलाइंस है रेलवेज़ का कि आप 50,000 रुपये कैश 2023 का है। हाँ 2023 का जो गाइडलाइंस है उसमें है कि 50,000 रुपये तक आप कैश दे सकते हैं, बाकी आपको NFT से या दूसरे जो मोड ऑनलाइन मोड पेमेंट से आपको करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि फिर यही दर्शाता है कि अगर आप 10 लाख रुपए कैश दे रहे हैं उतना जल्दी दे के आप ख़त्म करना चाहते हैं कि ताकि कोई इस पे बात ना करे, ताकि मीडिया लोगों से बात ना कर पाए, जो लोग हैं वो वापस जाएं और ज़्यादा ये मीडिया में आए ना ये चीज़ें। तो ये हमने बताया था कि कैसे रेलवे अपने ही गाइडलाइंस को वायलेट करके 10-10 लाख रुपए लोगों को कैश दे दिए जब लोग शोक में हैं, लोग उभर नहीं पा रहे लॉस से उस समय। और उसका फ़ोटो भी खींच रही है। हाँ उसको फ़ोटो भी खींचना है। और उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे हमने अभी तो पैसे गिना ही नहीं, हम तो जितना था उठा के लेके आ गए। एक ने बोला कि हो सकता है 5 लाख रुपए हो, हमने तो गिना नहीं है, अभी तो हमारे घर में मौत हुई है। उस स्थिति में ही नहीं होंगे वो पैसे, वो उस स्थिति में नहीं है कि पैसे गिने। उन्होंने जो दिया वो लिया, बैग में डाले, वो चले गए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए अभी सरकार का जो रवैया है किसी भी इंसिडेंट को लेकर वो यही है कि जल्दी से जल्दी सब निपटाओ और मीडिया को कम से कम कवरेज करने दो। मीडिया को जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। यहाँ भी वही हुआ, हर मामले में हो रहा है। हाँ हम जब पहुंचे तो वहाँ पर पूरा बैरिकेटिंग था, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया,
मीडिया का अलाउड ही नहीं हॉस्पिटल में। इवन हॉस्पिटल में जिन वार्ड्स में पेशेंट एडमिट थे वहाँ पर भी सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा कर दिया गया ताकि कोई मीडिया वाला ना जाए या कोई रिकॉर्ड ना कर पाए, कोई फोटो ना ले। और ये यहीं की बात नहीं, मतलब इस दौर में हम हर जगह कहीं इस तरह का मामला होता है, कहीं हिंसा हो जाती है, तो वहाँ सब जगह यही है। और मैं संभल गया, बहराइच गया, सब जगह यही स्थिति थी। पुलिस बैरिकेटिंग लगा दी थी कई किलोमीटर पहले से ही, मतलब ऐसा खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। तो हालांकि हम सभी लोगों से बात नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोग बॉडी ले जा रहे थे या शौक में थे, तो उसमें से कुछ 7-8 लोगों से हम बात कर पाए। उन सब ने बोला था कि हमें कैश मिला है, तो हम सबसे तो कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन रेलवे के ऑफिशियल ने हमें कंफर्म किया कि हमने सभी को कैश दिया है। तो टोटल उन्होंने दिया था अराउंड 2 करोड़ रुपीस, एग्जैक्टली 1.99 करोड़ रुपीस कैश में दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतना कैश इतना जल्दी कहाँ से आया रेलवे के पास, 2 करोड़ रुपए। हाँ, तो क्या कैश, तो किसने बोला कि स्टेशन मास्टर के पास इतना सारा पैसा था कि हम दे सकते थे। एक रेलवे ऑफिसर ने बोला कि मैंने कहा रीजनिंग क्या है कि इतना कैश कभी नहीं देते आप। ऐसे देखा गया है कि 15-20 हज़ार एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे आप 15-20 हज़ार रुपये देते हैं लोगों को कि उनका कोई भी एक्सपेंसेस हो, कन्वेंस का हो, आने जाने का हो, बॉडी ले जाना हो, एम्बुलेंस को देना हो, उसके आधार पे रेलवे देती है 15-20 हज़ार रुपये। वो 50 हज़ार तक का आपका लिमिट है कि आप कैश दे सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए कैश में देना और इतना जल्दी देना तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन ये गलत है, मतलब ये चीज़ कैश देना इस लिहाज से गलत है। और इतना इमीडिएट आपको क्या जल्दी है, और ये एक नौटंकी भी तो है कि आप फोटो खींच रहे हो, अब किसी की डेथ हो गई है और आप उनको पैसा देकर एज ए गवर्नमेंट इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार को कि आप उनको पैसा लो बॉडी लेके जाओ। ये ऐसा हो गया कि आप उनका दुख आप खरीद रहे हैं एक तरह से, पैसे से आप उसको। तो ये रवैया बहुत ही, मुझे ये अप्रोच बहुत इनसेंसिटिव नज़र आता है मुझे। ये प्रयागराज वाले स्टैम्पीड में भी देखने को मिला कि सरकार अभी तक कितने लोगों की मौत जो हुई है उनके नाम नहीं सार्वजनिक किए। और ये तो जैसे ये चीज़ें, कितने लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी इतनी क्लियर नहीं आती आजकल। ये कुछ सालों तक इतनी यूजुअल स्टोरीज हुआ करती थी। ये आजकल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय बन चुकी है जर्नलिस्ट के लिए। नॉर्मल स्टोरीज होती थी पहले कि कितने लोग मरे, ये आंकड़ा है, सरकार देती थी कि ये आंकड़ा है, इतने लोग मरे हैं, आपको और आप विश्वास भी करते थे उस चीज़ पे कि हाँ सरकार ने आंकड़ा दिया है तो सही दिया है। आजकल यह है कि अगर सरकार जो भी आंकड़ा देती है उस पर एक सस्पिशन के नजरिए से देखते हैं, सवाल खड़ा होता है कि ये सही है या नहीं है, और ये सही भी दबाना चाहती है। कई मामलों में ये सही भी होता है कि सरकार जो आंकड़ा देती है बाद में ग्राउंड से आंकड़ा कुछ और आता है, ये भी हकीकत है। ऐसा यहाँ वाले में भी हुआ था, जो हाथरस में वो बाबा वाले में स्टैम्पीड हुआ था, वहाँ जिन लोगों की मौत 144 हाँ ये 144-45 वो, हाँ वो 15-20 से शुरू हुआ, फिर 40 पे गए, फिर 50 पे गए, ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे आंकड़ा बता। बाबा बरी हो गए हर मामले से, उसको मैंने कवर किया था। लेकिन जिस प्रकार का ये भी दर्शाता है कि जर्नलिज्म अब किस दौर से गुजर रहा है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस, उनको कवर करना चाहिए कि सरकार अगर ये आंकड़ा बता रही है तो ये आंकड़ा नहीं है, सीधा आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बट वो भी है, एक्सेस इतना कर्टेल कर चुकी है सरकार, और मीडिया हाउसेस के पास वो एनर्जी भी नहीं है और हाथ बंधे हुए हैं सबके कि वो सरकार को कॉन्ट्राडिक्ट करे, सरकार के आंकड़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करे। मेन बात वही है, हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टर इतना कैपेबल नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएगा, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, थोड़ा टफ हो गया है, लेयर्स ज़्यादा हो गई हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। पर वो जैसे कि ट्रूथ हैज़ इज ओन वे वाला बात है कि सच के पास अपना एक रास्ता होता है, वो बाहर आता है, तो वो आता है किसी ना किसी रास्ते से, लेकिन उसको देखना कौन चाह रहा है ये भी तो डिपेंड करता है। मैं यही बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें ही नहीं हो पा रही है, तो अपने डीप डाइव के लिए और भी आपको उसके लिए भी और टाइम चाहिए होगा। हाँ, तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन में तो और ज़्यादा लेयर्स हैं। बेसिक जो चीज़ें वो आती थी न्यूज़पेपर में, तो फिर हम देखते कि इसके बियॉन्ड क्या चीज़ हैं। अब बेसिक चीज़ें भी नहीं कवर हो पा रही हैं अच्छे से। बेसिक ये इसी का कारण, ये बिजनेस मॉडल है जर्नलिज्म का या न्यूज़ रूम्स का, कि जब तक आपके पास पैसा आ रहा है पॉलिटिशियन से या पार्टी से या कॉरपोरेट हाउसेस से, तब तक ये चलता रहेगा ऐसा। तभी न्यूज़ लॉन्ड्री हमारा एक मोटो रहा है कि जब तक सब्सक्राइबर्स या जो लोग
पे करेंगे न्यूज़ के लिए, तभी आपको एक अच्छा न्यूज़ मिलेगा, एक ऑनेस्टी के साथ जो जर्नलिज्म है लोग कर पाएंगे। ऑफ कोर्स, और उसी की बहुत सारे मीडिया हाउस वहाँ पर गए और उस शोर को तो बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया कि ये हो गई वो हो गई, लेकिन फिगर के साथ कोई मीडिया हाउस नहीं आया कि सरकार जो फिगर बता रही है उससे ये फिगर अलग है। वो न्यूज़ लॉन्ड्री कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़ लॉन्ड्री के हाथ नहीं बंधे हैं, ना किसी सरकार से ना किसी कॉरपोरेट से, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के दम पर पत्रकारिता करते हैं। हमें इस बात का डर नहीं है कि कल को इस सरकार का झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे तो अगले दिन वो सरकार हमारे चैनल को विज्ञापन नहीं देगी और फिर हमारे जो एडिटर हैं या बाकी लोग हैं वो ये कहेंगे कि तुम लोगों की सैलरी कैसे आएगी। बेसिकली जो मॉडल ऑफ रेवेन्यू जो मीडिया का है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो सरकार से मिलता है या कॉरपोरेट से मिलता है वो बहुत मायने रखता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का मॉडल ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री का डिफरेंट इसीलिए है, और ये बात हम लोग बार बार बोलते हैं क्योंकि हम ये सारे विज्ञापन नहीं लेते हैं किसी सरकार से या किसी से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उसी कुंभ में हुई। कुंभ का मैं देख रहा था कि जैसे जो सीपीसीबी ने बताया कि संगम का पानी वाटर क्वालिटी वहाँ पर ख़राब है, सीपीसीबी की रिपोर्ट आई, फिर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं वाटर क्वालिटी ठीक है। पहले तो ये है कि सीपीसीबी है क्या? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, रेगुलेटरी बॉडी है। हाँ, उसके पास एक साइंटिफिक मेथड है ये बताने का कि हाँ, सबसे बड़ी पोल्यूशन पे कोई भी अगर गवर्नमेंट बॉडी है जो काम करती है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में एक उनका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अगर सीपीसीबी साइंटिफिकली टेस्ट करके सैंपल लेके एनजीटी के डायरेक्शन के अंडर में बता रही है कि जो महाकुंभ का जो पानी है, गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, वो 13 गुना ज़्यादा खराब है जो सेफ लिमिट है उससे। हाँ। उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि वो डेटा खराब है तो उसका अब क्या कह सकते हैं। मतलब योगी जी को, अगर योगी जी कह भी रहे हैं कि ये डेटा ठीक नहीं है तो योगी जी को एक मेथड के साथ आना चाहिए कि हमने इस मेथड से चेक किया है, ये अप्रोच हमने अपनाया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये पानी पीने लायक है या पानी साफ है। पीने लायक की तो बात छोड़ दीजिए, नहाने लायक नहीं है वो। 13 गुना ज़्यादा खराब है, जो नहाने की जो परमिसिबल लिमिट है उससे 13 गुना ज़्यादा खराब है। योगी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एबीपी के रिपोर्टर वहाँ पहुँचते हैं और पानी बाकायदा बोतल में भरते हैं और पी के बताते हैं ये तो मिनरल वाटर है। हाँ, वो दूधिया पानी, दूधिया। अब सोचिए टीवी एकदम फुल, जैसे योगी जी ने कहा पानी तो एकदम सही है। हाँ। तो एबीपी न्यूज़ ने कहा कि क्यों ना हम योगी जी की बात को और ज़्यादा फैक्चुअली करेक्ट बताएं। एबीपी न्यूज़ गया ग्राउंड पे, उसने बोतल से पानी भरा और पी गया रिपोर्टर उसका। उसकी तबीयत कैसी है उसके बाद? नहीं, सुनो तो वो पानी पी गया कि ये पानी एकदम साफ है, मिनरल वाटर जैसा है। दैनिक भास्कर फिर आया, दैनिक भास्कर ने कहा कि ये जो पानी एबीपी का रिपोर्टर पी रहा है ये नदी का पानी है ही नहीं, ये ट्यूबवेल का पानी है जो नदी में गिराया जा रहा है। ऐसे है जर्नलिज्म का लेवल हमारे देश में। तो ऐसे हालात में आप सोचिए बेसिक चीज़ों पर रिपोर्टर को फैक्ट चेक कर रहा है। रिपोर्टर को फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। हाँ, ये हालत हो गई है। और देश जी भी तो फैक्ट चेक करके ही आए संभल से। तो अब फिर से आपकी उसी स्टोरी पर लौट रहे हैं, एक्सप्रेस वाली। तो आपने जाके देखा, आपको दोनों चीज़ें गलत नज़र आई यहाँ पर। अब इसमें ही एक सवाल उठ कर आता है कि जब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की रिपोर्ट कर सकते हैं तो लोकल मीडिया का वहाँ पर क्या हाल होगा? एज ए रिपोर्टर आप वहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और वहाँ के जो लोकल के जर्नलिस्ट हैं वो क्या प्रेशर फील कर रहे हैं? देखिए, अब ऐसा तो नहीं एक्सप्रेस संभल में नहीं जाता होगा, संभल में जाता होगा, लेकिन किसी लोकल पोर्टल ने उस खबर को लेकर फैक्ट चेक नहीं किया कि देखिए ये गलत छपा है, ये क्या प्रेशर है? ये तो बहुत बेसिक है। उसमें किसी ने बोला है, किसी ने कहा है, मेरे को नाम याद नहीं है, सबसे चैलेंजिंग टास्क एक जर्नलिस्ट के लिए होता है कि वो लोकल रिपोर्टर है और उसी पंचायत में रहता है और सरपंच के खिलाफ लिख रहा है कि इसने घोटाला किया है सड़क में या वो किया सच्चाई है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंजिंग होता है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर और एमएलए के खिलाफ लिख रहे हैं। उसके बाद होता है कि स्टेट में हैं आप। सबसे सेफ होता है आप दिल्ली में बैठ के नेशनल पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, या दिल्ली में बैठ के जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, संभल जा रहे हैं या नू जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। आपको उतना खतरा नहीं है जितना खतरा वहाँ के लोकल रिपोर्टर को है।
मैंने मणिपुर में देखा कि मणिपुर में सारे के सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पे वो रिपोर्टर्स काम नहीं कर पा रहे बिकॉज वो वहीं पे रहते हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है। उनको पता है अगर फैक्चुअली वो सही लिखेंगे, अगर फैक्चुअली सही लिखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसमें एक प्रदीप सैनी की एक कविता है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। 3-4 लाइनें मैं बताता हूँ कैसे, उनका इसी चीज को लेकर है। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में पिटाई होना तय है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम है। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वे कविता में हो या जीवन में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो वही कितना आसान और कितना मुश्किल है संभल जैसी जगह पर, जहाँ पर अभी भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहाँ के किसी लोकल रिपोर्टर को तो पता होगा ये खबर झूठ है, फिर भी उसने वो इतना नहीं कर पाया कि वो बता सके कि सही बात है शिव ने जो बात कही। लेकिन वहाँ किसी सरपंच के खिलाफ आपको खबर नहीं लिखनी है, ना किसी विधायक के खिलाफ खबर लिखनी है, और ना ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खबर लिखनी है जो वहाँ बहुत पावरफुल है या कोई बिजनेसमैन है। तो यहाँ क्या है, बल्कि खबर लिखेंगे तो वहाँ लोगों के दिमाग में सहानुभूति पैदा हो रही कि चलो कम से कम यहाँ का आदमी कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि यहाँ हिंसा हुई है, लोग मरे हैं, लोग घायल हैं, और शहर की स्थिति बहुत खराब है, सामान्य स्थिति नहीं है अभी भी। कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था एक समय में। तो वहाँ सीधा मामला है पुलिस से, यूपी पुलिस से। अभी मैं हालिया एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं अभी गया तो जामा मस्जिद की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं वहाँ, शाही जामा मस्जिद, हाँ वही जो जिसको लेकर विवाद है, वहीं शाही जामा मस्जिद पर पोस्टर लगाए गए हैं। वो पोस्टर उन लोगों के हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, वो 74 लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनके पोस्टर लगाए गए। वो आरोपी हैं पुलिस के मुताबिक वो लोग हैं, वो अनआइडेंटिफाइड हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने ये माना है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे, और उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर। तो जब ये पोस्टर शाही जामा मस्जिद की उस दीवार पर लगाए जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने सवाल खड़ा किया पुलिस से कि भाई आप यहाँ मत लगाइए, क्योंकि ये शाही जामा मस्जिद है, आप यहाँ कोई बोर्ड लगाइए या किसी वैसे दीवारों पे राह चलती दीवारों पे लगाइए, या कहीं ऐसी जगह लगाइए कि ये मस्जिद, आप मस्जिद की दीवार पे मत लगाइए। तो इस दौरान वहाँ के सदर हैं जफर, उनके बीच और पुलिस के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। तो इस समय पे कुछ पत्रकार थे जो ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लोकल के पत्रकार थे वहाँ। उन पत्रकारों से मैं मिला भी। कुछ देर के बाद पुलिस ने उन सबको फ़ोन किया कि वो वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए और तत्काल उसको डिलीट कर दीजिए, और हमसे मिलिए आप। तो कुछ ने वहाँ जाके मिल के मतलब सामने डिलीट कर रही हैं वो। ये स्थिति है। पुलिस नहीं चाहेगी कुछ छपे हमारे खिलाफ, लोकल पत्रकार नहीं छापेगा। वहाँ 3-3 4-4 रिपोर्टर्स को जो है जेल भेजा गया, एक दिन उनको हिरासत में रखा है। मैं उन लोगों से मिला, पत्रकारों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए कि यहाँ का मीडिया कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैं संभल को लगातार फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ का अखबार पढ़ता हूँ, तमाम अखबार पढ़ता हूँ, वहाँ से कैसे खबरें छप रही हैं। तो अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ कि संभल के एसपी ने जो बोला वो एज इट इज छप गया, मुख्यमंत्री ने जो संभल पर बयान दिया वो एज इट इज छप गया। कोई क्रॉस का क्वेश्चन नहीं है, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है किसी तरीके का कि वहाँ क्या, मतलब जो सरकार चाह रही है, जो पुलिस चाह रही है, वो एज इट इज ऐसे अखबारों में छप जाता है। कोई भी आप वहाँ के लोकल पत्रकारों में, दिल्ली से जाके पत्रकार को स्टोरी कर दे वो बात अलग है, लेकिन वहाँ की आप पेपर पढ़ेंगे, जो लोकल पेपर है, वहाँ जो सरकार चाह रही है बस वही छप रहा है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये स्थिति है वहाँ पत्रकारों की, बहुत डरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई ये बात तो बाहर आनी चाहिए, आप बताइए। कह रहा हमको यहीं रहना है सर। उनको मतलब इतना खतरा है, मतलब मुझे तो अब पता नहीं मुझे बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए यहाँ, कि मैं एक रिपोर्टर से मिला तो उसने मुझे कहा कि हमने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, तो पुलिस वाले ने मुझसे, दरोगा ने खुद कहा कि अगर कल को सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा तो पंचनामा मैं ही भरूंगा तेरा। कोई कितना बड़ा इंडिकेशन है,
एक रिपोर्टर के लिए कि अगर तुम्हारा कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो तेरा पंचनामा मैं भरूंगा। मतलब मुझसे बोल रहा था, और एक बड़े मीडिया उसका रिपोर्टर है वो लोकल में। अब सोचिए। तो ये पूरा सीन है जिसकी वजह से कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा है, आ ही नहीं पा रहा है। तो दिल्ली और बाकी जगहों पर तमाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक चीज़ और है। हाँ। मैं इस बार जब गया रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं रात को 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे होटल में था। मुझे एक अचानक फ़ोन आता है कि आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। बोले एक लीड है और आपसे मिलना है मुझे, आप यहाँ आ सकते हैं। मैंने ठीक है, मैंने गाड़ी उठवाई और चल दिया। तो थोड़ा दूरी पे था, वहाँ गया तो वहाँ 4-5 लोग थे और मैं लॉयर्स भी थे। मैं वहाँ बैठा तो उन्होंने सिर्फ मुझसे बातें की आधे घंटे तक, और क्या कैसे कहाँ से ये सब। तो मैंने सोचा यार ये मुझे बुलाए हैं, आधे घंटे हो गया, पौना घंटा हो गया, सिर्फ मुझसे ही पूछ रहे हैं, बुलाया कि उन्होंने रात को 1 बजने वाला था। तो फिर उन्होंने कहा हम ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप उस लायक हैं भी या नहीं, कि आपको बताया जाए कुछ, कि आपको बताया जाए कुछ। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई 1 घंटा बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने बुलाया मुझे, थोड़ा बताइए, मतलब बताइए। ट्रस्ट डेफिसिट भी आ गया है। तो उनने मुझे बताया कि मान लीजिए यहाँ 4 लोग बैठे हैं और हम कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि संभल में बहुत कुछ घटा है जो बाहर नहीं आया है, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो कह रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम किससे डिस्कस कर रहे हैं और उसके 1 घंटे बाद हमें फ़ोन आ गया पुलिस का। मतलब हमारे बीच के आदमी ने जाके वहाँ बात उगल दी। मतलब पुलिस ने इतने सोर्स अपने डेवलप कर लिए हैं लोकल में कि कुछ होता है, कुछ होने से पहले ही पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस उसको वहाँ फ़ोन करके सब कुछ कंट्रोल में है, इतना कंट्रोल में, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और ये रात को 1 बजे बात हो रही है। सिर्फ आप तो मणिपुर जैसी जगह पे भी गए हैं, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह लोकल मीडिया को कंट्रोल किया गया था जैसा ये बता रहे हैं? क्या ऐसा सिचुएशन था लोकल मीडिया? वहाँ पे थोड़ा अलग लेवल का रिपोर्टाज है। वहाँ पे डिवाइड है हिल्स और वैली में। हिल्स में मोस्टली जो ट्राइबल्स हैं, कुकीज़ो कम्युनिटी बोलते हैं, वो पहाड़ी पे रहते हैं, और वैली में जो मेतीज़ हैं वो रहते हैं। तो आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप मेती रिपोर्टर हैं और आपको दूसरा साइड देखना है। इफ़ यू वांट टू विटनेस द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, तो आप पहाड़ों में नहीं जा सकते, बिकॉज आपकी जो एथनिसिटी है, आपका जो एथनिक ग्रुप है वो मेती है, तो आप कुकी वाले एरिया में नहीं जा सकते। अगर आप कुकी जर्नलिस्ट हैं तो आप मेती वाले एरिया में नहीं जा सकते। इतना बड़ा डिवाइडेशन। तो ये है कि आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, आप वहाँ उसको विटनेस नहीं कर सकते, आप उसी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या हो रहा है। तो आपके पास एक्सेस ही नहीं है वहाँ तक जाने का। एक इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। अगर पाकिस्तान में मान लो कोई घटना हुई है तो आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे ही ना। तो वैसे ही वहाँ मणिपुर में है कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करोगे तो वहाँ मारकाट होगी, वहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तो जो वैली में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं लगभग सारे मेतीज़ हैं, नागाज भी हैं, बट मेतीज़ वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स इतने आ चुके हैं, अभी नए नए ग्रुप्स हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ। तो आप जर्नलिस्ट हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ लिखने से बचेंगे, क्रिटिकल नहीं हो सकते आप। जैसे आपको किसी मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ लिखना है, आप अगर कुकीज़ो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी आलोचना करेंगे तो आपको जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। मिलिटेंट का तो सजा का भी तरीका और अगर आप वैली में हैं, मेती रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ अगर आप लिखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपको। इस प्रकार के केसेस हुए हैं, वैली में हुए हैं। वैली में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कुछ बोला कि ये आरम्बाई टेंगोल एक रेडिकल ग्रुप है वहाँ पे, वो क्या है कि उन्होंने एमएलए को भी बुलाया, सबको, किसी को थप्पड़ भी लगाया उन्होंने। एमएलएस की क्लास ले रहे हैं रेडिकल ग्रुप, और वहाँ पे रिपोर्टर्स के लिए देखोगे कितना मुश्किल है वहाँ काम करना। आपका घर वहाँ है, फैमिली वहाँ है, कोई भी रात को आके आपके घर के ऊपर फायरिंग करके चला जाएगा।
आप अकेले तो है नहीं कि हाँ, फिर पूरा फैमिली भी सहम जाती है कि इसको छोड़ो, आप आराम से अपनी रोजी रोटी कमाओ और चिल करो। तो मणिपुर में तो बहुत बहुत बड़ा खेल है वहाँ पे, तो मतलब किसी भी इंडियन स्टेट से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि कितना चैलेंजिंग है। आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग फॉर रिपोर्टर टू वर्क इफ यू आर लोकल रिपोर्टर, मोस्ट चैलेंजिंग टेरिटरी इज मणिपुर। तो जब आप इंफॉर्मेशन या आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, आप जो रिपोर्टर का काम होता है कि वो क्रिटिकली देखे किसी भी घटना को, तो जब वो कर ही नहीं पा रहा तो जर्नलिज्म ही नहीं कर पा रहा है बेसिकली, वो तो पूरा नहीं है, वो जर्नलिज्म दोनों ही साइड खत्म ऐसा ही हो रहा है, दोनों साइड ही है। ठीक है, तो मूविंग ऑन, तो ये थी हमारे हफ्ते की स्टोरीज, लेकिन इसके साथ एक और स्टोरी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। शिव ने एक स्टोरी की थी एयर पोल्यूशन को लेकर कि कैसे दिल्ली में AQI मॉनिटर जो रखे गए हैं उनका डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको कवर करके, मोस्टली वो कवर्ड है। वो स्टोरी शिव ने किया था एयर पोल्यूशन के दौरान। उसके बाद अब CAG की रिपोर्ट में ये कहा गया है, हालांकि CAG की रिपोर्ट अभी आउट नहीं हुई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है जिसमें CAG के हवाले से ये लिखा गया है कि CAG ने भी वही बात दोहराई है जो शिव ने अपनी स्टोरी में बताया था कि AQI मॉनिटर जितने हैं दिल्ली में लगे हुए, उनको इस तरह से कवर किया गया है कि वो जो डेटा आ रहा है वो रियल नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है। शिव, थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में बता दें आप। वो स्टोरी मैंने किया था दिसंबर लास्ट वीक में, लास्ट ईयर किया था, 2 महीने पहले। उसमें मैं बता दूं कि दिल्ली में कितने एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स हैं। लगभग 40 एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स हैं जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। उसके अलावा मैनुअल भी हैं, लेकिन हमने 40 में से 25 में अलग अलग जगह लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। तो कम से कम एक हफ्ते के दौरान मैं कम से कम 600 किलोमीटर घूमा था और वो एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स को देखा था कि उनकी स्थिति क्या है, कहाँ लोकेटेड हैं। तो पहले तो RTA से इन्फॉर्मेशन निकाला मैंने कि वो लोकेशन कहाँ है उनकी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। इवन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साइंटिस्ट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इतने स्टेशन नहीं घूम पाए हैं जितना मैं गया हूँ। मैंने 40 में से 26 या 25 का दौरा किया था उस एक हफ्ते के दौरान। ये जो कितने ऑफिशियल्स घूम चुके हैं वहाँ पे, देख चुके हैं, वो एक ऑफिशियल नहीं बताया है कि आप मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे हैं दिल्ली में बंदे जो इतने सारे मॉनिटर्स को देख चुके हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, किस स्थिति में। तो मेरा ये देखना था कि वहाँ पे कि एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स के 10 मीटर और 20 मीटर के आसपास कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि एयर फ्लो ब्लॉक ना हो। क्योंकि स्टेशन के ऊपर एंटीना लगे हुए हैं जो कैप्चर करता है कि पोल्यूशन कितना है। अगर आसपास पेड़ हैं तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, कि एयर फ्लो रुक जाएगा। तो उसमें से हमने देखा कि लगभग 90% जो स्टेशंस थे वो सब ढके हुए थे, या तो बिल्डिंग से ढके हुए थे या पेड़ों से ढके हुए थे। तो अगर सब ढका हुआ है तो इसका मतलब जो रीडिंग ले रहे हैं एयर पोल्यूशन स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशंस, वो रीडिंग सही नहीं होगा। वो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं है वो चीज़, रियल नहीं होगी। हाँ, और मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कम होने के, क्योंकि पेड़ अगर है तो पेड़ से तो कम होते हैं, बिल्डिंग है तो उससे कम हो सकता है। पेड़ में भी अलग अलग पेड़ों के अलग अलग हैं। उसमें कुछ पेड़ होते हैं जो पोलन ज़्यादा शेड करते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा कैप्चर कर ले। अगर बिल्डिंग है तो हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन कौन सा है, उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि कम बता रहा है, कम है या ज़्यादा है, वो उसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो मेरे पास वो स्किल सेट था नहीं। उसके लिए टाइम भी काफ़ी लगता। लेकिन ये है कि वो डेटा सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और इसी की पुष्टि अभी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, कि उन्होंने सिर्फ 10 एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस का बताया कि वो ढके हुए हैं। हालांकि हमने 25-26 का किया है। तो CPCB को या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे या तो आसपास के पेड़ को काटा जाए, या बिल्डिंग ऐसा करना चाहिए कि बिल्डिंग खड़ी ना हो उसके पास, ताकि एयर फ्लो एकदम सही से आसपास चलता रहे। ऑफ कोर्स ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर एक्यूरेट डेटा ही नहीं होगा कि आपके शहर में एयर पोल्यूशन का लेवल क्या है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे जब आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका बेसिक डेटा ही गलत है, आप उसके बेस पे कैसे। तो ये सीरियसनेस को भी दिखाता है कि गवर्नमेंट और बाकी एजेंसियां कितनी सीरियस हैं कि आप इसके ऊपर से स्कीम बनाओगे इस एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए। जिस एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए आप स्कीम बना रहे हो, पता चला वो डेटा ही वो गलत है। मतलब डेटा कम है, ज़्यादा है, अलग है, लेकिन वो गलत है, एक्यूरेट नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ। जहांगीरपुरी में एक
स्टेशन है SIM, वो जहांगीरपुरी का जो स्टेशन है वो ये सारे के सारे स्टेशन या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हैं, IIT में हैं, IIT में हैं, या फिर कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। तो मेरे लिए एक्सेस करना भी बहुत मुश्किल था कि मैं क्या बोल के जाऊँ वहाँ। मैं बोलता था कि यहाँ एयर पोल्यूशन मॉनिटर देखने के लिए आए हैं, बस ऐसा करके। बट जहांगीरपुरी में स्टेशन था, वहाँ पे एक आई थिंक 4 स्टोरी बिल्डिंग, उसके 5 मीटर के अंदर एक 4 स्टोरी बिल्डिंग खड़ा हो गया है, और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का हाइट होगा 3 मीटर। तो इतना पास में आ गया है वो, और वो बिल्डिंग बन गया था 3-4 साल पहले, और वहाँ के एक साइंटिस्ट ने लिखा भी था कि ये यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है तो इसको रीलोकेट करो। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा हलचल नहीं हुई वहाँ पे कि हमें शिफ्ट करना चाहिए, हमारा डेटा सही नहीं होगा। और बहुत कम लोग हैं जो जाके विजिट करें, ऑफिशियल्स भी विजिट नहीं कर रहे हैं उन मॉनिटरिंग स्टेशंस का। तो वो अगर जाके देखें, इंस्पेक्शन करें, देखें, तब पता लगे उनको कि सारे के सारे स्टेशंस ढके हुए हैं पेड़ों से या बिल्डिंग से ढके हुए हैं। तो ये कहानी है एयर पोल्यूशन के सीरियसनेस को लेकर, ये एक स्टोरी की बात है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी स्टोरीज हमने एयर पोल्यूशन को लेकर किया है, और हमारा कैंपेन भी फाइट टू ब्रीथ जो चल रहा है वो इसीलिए है, एयर पोल्यूशन को ही लेकर है। क्योंकि हमने पहले ग्राउंड रिपोर्ट की, बताया कि एयर पोल्यूशन की कंडीशन क्या है, सरकार क्या मेजर्स ले रही है। फिर हमने एक्सपर्ट से बात की क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपना एक रेगुलर, हमारा एक फॉर्मेट है आज का AQI, जिसके ज़रिए हम रेगुलर तौर पर, पहले हम डेली जाते थे, अभी उसको थोड़ा सा डेली की जगह वो वीक में 2-3 बार हो गया है। हम जाते हैं उन तमाम जो एयर क्वालिटी ठीक करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों, नेता हों, अधिकारी हों, या जो एजेंसियां हों, उनके ऑफिस या रेजिडेंस के बाहर हम जाते हैं, वहाँ से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया और अभी एयर क्वालिटी क्या है, उस जगह की क्या है। और मतलब एक तरह का हम सवाल करते हैं और अपील भी करते हैं कि इस एयर क्वालिटी को बेटर करने के लिए सरकार सीरियस हो, एजेंसियाँ सीरियस हो, क्योंकि शुद्ध हवा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए ये कैंपेन चल रहा है। आप हमारे कैंपेन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। खैर, अब इस पॉडकास्ट के हम अगले कड़ी में चलते हैं, और अगला कड़ी होता है रिकमेंडेशंस का। तो सबसे पहले आप दोनों में से कौन क्या रिकमेंड करना चाहेगा? कुछ पुरानी चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ। 2 किताबें हैं जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, हालांकि, लेकिन वो बढ़िया किताबें पढ़नी चाहिए। एक तो काशीराम ने लिखी है चमचा युग, बहुत चर्चित किताब, बहुत चर्चित किताब है। उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया किताब है। दूसरी किताब है गुलामगिरी, जो ज्योतिबा फूले की किताब है। ठीक है, उन्होंने लिखी है। और वो दोनों किताबें ही आप शुरू करेंगे तो मतलब जाके आखिरी पन्ने पे रुकेंगे, उस तरह की किताबें हैं। बिल्कुल, बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ पुराना बताया जाए। शिव, आपका? एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो मैं वापस पढ़ रहा हूँ। डबलिनर्स करके एक बुक है, शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें। उसको लिखा है जेम्स जॉयस, जो आयरिश नॉवलिस्ट थे। उसमें एक चैप्टर, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इवोकेटिव है। उसका लास्ट शॉर्ट स्टोरी है द डेड करके। उसमें एक जैसे पार्टी हो रहा है, हॉलीडे पार्टी टाइप का है, और उसमें एक बंदे की वाइफ है जो रिकॉल करती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है पहले कैसा था एंड हाउ ही डाइड। तो वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉर्ट स्टोरीज इस कलेक्शन में। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी। मेरे रिकमेंडेशन में तो मैं काम के अलावा फिल्में देख लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ। गाने मैं बहुत सुनता हूँ तो लेकिन मैं एक फ़िल्म रिकमेंड करना चाहूँगा जो कुछ लोगों ने देखी भी होगी, क्योंकि ये मूवी 2017 की है। इसका नाम है द पोस्ट। द पोस्ट मूवी है, बेसिकली ये बेस्ड है वाशिंगटन पोस्ट का बनने की खबर, कैसे वो सिटी से फिर वो नेशनल न्यूज़पेपर बनता है। पर ये कहानी वाशिंगटन पोस्ट की सिर्फ नहीं है, वो स्टोरी है बेसिकली जो पेंटागन पेपर्स थे उसके पब्लिशिंग को लेकर है। कि जब सरकार सब कुछ छुपाना चाह रही थी तो वो
द पोस्ट तब उसका नाम था, द पोस्ट ने कैसे उसको पब्लिश किया। वो बेसिकली जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स या जिनको जर्नलिस्टों के काम में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है ये। आप देखेंगे तो इसमें एक मुझे डायलॉग बहुत अच्छा है, याद आता है। उन्होंने इंग्लिश में बोला था पर मैं हिंदी में बता सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैं वैसे नहीं बोल सकता। टॉम हैंक्स की मूवी है तो अब इसलिए अच्छी ही होगी। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली ये होता है कि जब पेपर आ जाते हैं और उनको डिसीजन लेना होता है कि इसको पब्लिश करना है कि नहीं, तो वो बोलता है कि जब ये कन्फ्यूजन हो कि पब्लिश करना है कि नहीं तो पब्लिश कर दो। जब भी मतलब जब ये वाली स्थिति आएगी पब्लिश करना है या नहीं, हाँ एक तो ये अंडरस्टूड है कि पब्लिश होना है, पब्लिश कर दो, पब्लिश करके चेक कर लो। जब आप श्योर ना होगी पब्लिश करना है कि नहीं तो पब्लिश कर ही दो, कर दो। तो वही हमारा टेक भी होता है किसी स्टोरी को लेकर कि ये स्टोरी हो सकती है कि नहीं, चलो ट्राई करते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, है ना। तो वो मिल भी जाती है स्टोरी। तो जब आप जाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो खैर यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे और हमारे दो बेहतरीन रिपोर्टर साथी अवधेश और शिव का शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पर एडजर्न किया जाता है। Journalism at News Laundry is powered by the public because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.